going to discuss the CVS system from Radiant Notes. Circulation point number 87 है. Circulation in heart is maintained by local metabolites के through. हार्ट में सर्कुलेशन मेंटेन होती है. लोकल मेटाबोलाइट्स फॉर हार्ट के लिए हाइपोक्सिया, ऑक्सीजन और एडिनोसिन. ठीक है. और लोकल मेटाबोलाइट्स फॉर ब्रेन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और पीएच मैटर करती हैं. हार्ट के लिए होगा ऑक्सीजन कम हो गई है और एडिनोसिन के लेवल्स की वजह से. स्किन में क्या होता है? सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म है फॉर टेम्परेचर कंट्रोल. तो इसमें सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन इम्पॉर्टेंट है. देना जाता है हमारे पास स्केलेटल मसल्स, जिसका निमोनिक है चौक. तो चौथ में जो चीज़ें आ जाती हैं सी से अच्छा, इसमें ना दो चीज़ें होती हैं, रेस्ट और लोकल मेटाबोलाइट ड्यूरिंग एक्सरसाइज. तो अगर रेस्ट पे है एक पर्सन तो उसमें सिंपैथेटिक टोन होगी. स्केलेटल मसल्स में जो है ना रेस्ट पे सिंपैथेटिक टोन अफेक्ट करेगी और लोकल मेटाबोलाइट्स ड्यूरिंग एक्सरसाइज. अगर एक्सरसाइजिंग स्केलेटल मसल है तो लोकल मेटाबोलाइट्स अफेक्ट करते हैं, जिसमें आ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन आयन, एडिनोसिन और लैक्टेट के लेवल्स और पोटेशियम के लेवल्स. तो ये होते हैं मेंटेनेंस इनकी सर्कुलेशन की. देन इसके बाद पेपर एमसीक्यूज हैं. ऑर्गन हुज ब्लड फ्लो इज कंट्रोल्ड बाय द सिंपैथेटिक रादर देन लोकल मेटाबोलाइट्स इज. जिसकी जस्ट सिंपैथेटिक सी थी वो हमारे पास स्किन थी. इट आल्सो कम्स एज सिंपैथेटिक रेगुलेशन अकर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टेड ऑफ द लोकल मेटाबोलाइट. सिंपैथेटिक होती है स्किन में. इन एक्सरसाइज ब्लड फ्लो इज इंक्रीज टू विच ऑर्गन वाया स्टिमुलेशन ऑफ सिंपैथेटिक सिस्टम. तो अब एक्सरसाइज में ब्लड फ्लो इज इंक्रीज टू विच ऑर्गन वाया सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन के थ्रू की सिस्टम. तो इसमें आ जाएगा एक्सरसाइज में ब्लड फ्लो इज इंक्रीज टू विच ऑर्गन वाया स्टिमुलेशन ऑफ द सिंपैथेटिक सिस्टम. तो क्योंकि इसमें एक्सरसाइज का उसने क्या क्या कन्फ्यूज तो किया है कि स्केलेटल मसल्स, बट स्केलेटल मसल्स में एक्सरसाइज के दौरान ये जो कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और एडिनोसिन वगैरह ये चीज़ें होती हैं उसके थ्रू लोकल मेटाबोलाइट्स के थ्रू सर्कुलेशन की मेंटेनेंस होती है. तो इसमें आना चाहिए था अगर स्केलेटल मसल होता. तो इसमें एक्सरसाइज में और फैक्टर्स होते, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन ना होती. तो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन में कौन सी हमने पढ़ा है? स्किन. सिर्फ दो चीज़ों में हमने सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन पढ़ी है, एक स्किन पे, दूसरा स्केलेटल मसल्स में. स्केलेटल मसल्स की एक्सेप्शन के साथ कि अगर वो उस पर हो रेस्ट पे. नेक्स्ट है ब्लड फ्लो थ्रू नॉन एक्सरसाइजिंग मसल इज कंट्रोल्ड बाय द. नॉन एक्सरसाइजिंग है मतलब कि रेस्ट पे है तो सिंपैथेटिक एडिनर्जिक सिस्टम होगा, जिसे नॉर्मली सिंपैथेटिक एडिनर्जिक सिस्टम चल रहा है और मेंटेन हो रही है सर्कुलेशन. देना जाता है ड्यूरिंग एक्सरसाइज इंक्रीज ब्लड सप्लाई टू मसल्स के अंदर ब्लड सप्लाई इंक्रीज होती है वाया लोकल मेटाबोलाइट्स. ड्यूरिंग एक्सरसाइज डिक्रीज टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस. क्यों होती है ये? लोकल मेटाबोलाइट्स की वजह से टीपीआर डिक्रीज हो रही होती है. कॉर्नरी सर्कुलेशन इज अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ. तो कॉर्नरी सर्कुलेशन, बाकी जो भी सर्कुलेशन है वो कौन से कंट्रोल में होगी? लोकल मेटाबोलाइट्स के. कॉर्नरी ब्लड फ्लो इज मेनली मेंटेन्ड बाय द मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड उसके अंदर आ जाती है. सिंपैथेटिक रेगुलेशन अकर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टेड ऑफ द लोकल मेटाबोलाइट्स. वो स्किन है. विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स इज डिक्रीज ड्यूरिंग मॉडरेट एक्सरसाइज. तो मॉडरेट एक्सरसाइज में टीपीआर डिक्रीज हो जाती है. और ये किस वजह से डिक्रीज हो रही है? लोकल मेटाबोलाइट्स की वजह से डिक्रीज हो रही है. देन है हमारे पास विच हार्मोन इज इंक्रीज इन एक्सरसाइज. एक्सरसाइज में ग्लूकागॉन इंक्रीज हो जाता है. ओके एक्सरसाइज में कौन सा हार्मोन इंक्रीज हो जाएगा? ग्लूकागॉन. और इसके बाद आ जाता है ड्यूरिंग एक्सरसाइज देयर इज डिक्रीज ब्लड फ्लो टू. तो एक्सरसाइज में सबसे पहले किडनीज में ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाएगा, फिर उसके बाद सबक्लिनिक सिस्टम. इफ किडनीज नॉट इन ऑप्शन फिर आपने सबक्लिनिक को प्रेफर करना होता है ड्यूरिंग एक्सरसाइज ब्लड फ्लो की बात की. ऊपर इसने पूछा है कि अगर हार्मोन कौन सा एक्सरसाइज में इंक्रीज हो जाता है वो ग्लूकागॉन है. फिर उसने उससे ऊपर पूछा हुआ था कि एक्सरसाइज में कौन सा पैरामीटर डिक्रीज हो रहा है. तो एक्सरसाइज के दौरान टोटल बाइक रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रही होती है. ओके लास्ट टाइम से क्यूज है हमारे पास. फीमेल पेशेंट है विद क्रोनिक हाइपरटेंशन है, उसको एसी इनहिबिटर्स स्टार्ट किए है और विद विच हर बीपी वाज कंट्रोल्ड बट कंप्लेन करती है डिजीनेस की. व्हाट इज मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ द डिक्रीज ब्लड सप्लाई टू ब्रेन. ब्रेन में डिक्रीज ब्लड सप्लाई की क्या कॉज है? डिक्रीज सिंपैथेटिक रेस्पॉन्स. तो अब इस केस में जो ऑप्शन दिए होंगे उसके मुताबिक यही बन रहा है.
कि एक फ़ीमेल पेशेंट क्रोनिक हाइपरटेंशन, उसको इसी इन्हीबिटर स्टार्ट किए हैं, उसकी हाइपरटेंशन कंट्रोल होने के बाद उसको डिजीनेस की कंप्लेन हो रही है इसके इन्हीबिटर स्टार्ट करने से। तो कौन सी ब्लड सप्लाई जो है ना वो ब्रेन को डिक्रीज़ हो रही है, तो इसका क्या कॉज है? डिक्रीज सिम्पैथेटिक रिस्पॉन्स। देन 88 है फर्स्ट हार्ट साउंड इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग आइसोलिमिटिक कॉन्ट्रैक्शन से। ये हमें दो बातें याद रखनी होती है इसका कंसेप्ट होना हो, लेकिन ये दो बातें बताना चाहिए कि आइसोलिमिटिक कॉन्ट्रैक्शन से S1 प्रोड्यूस होती है और आइसोलिमिटिक रिलैक्सेशन से S2 प्रोड्यूस होती है। और फिर उसके बाद वेंट्रिकुलर गैलप आ जाता है और रेडियल गैलप आता है। वेंट्रिकुलर गैलप में S3 और रेडियल गैलप से S4 प्रोड्यूस होती है। फर्स्ट हार्ट साउंड के बारे में देख लेते हैं। एसवाल्यूमेटिक कॉन्ट्रैक्शन से आती है, जिसमें माइट्रल और ट्राइकस्पिड वेल्व जो है ना वो क्लोज होती हैं, और इसमें क्या होता है? S1 लॉन्गर होती है देन S2, वाइल ये लो फ्रीक्वेंसी होती है, लो इंटेंसी होती है कंपेयर टू S2 के कंपैरिजन में। तो हमने S1 के बारे में पढ़ा, एसवाल्यूमेटिक कॉन्ट्रैक्शन होती है इसके अंदर, और ये ट्राइकस्पिड और माइट्रल वेल्व के क्लोजर की वजह से होती है। S1 लॉन्गर होती है S2 से, बट यह कि लो फ्रिक्वेंसी और लो इंटेंसिटी की हो जाती है। फिर उसके बाद S2 साउंड के बारे में देखते हैं। ये एसवाल्यूमेटिक रिलैक्सेशन की वजह से आती है, जिसके अंदर अब जो बाकी दो वाल्व बच जाएंगे उनके क्लोजर की वजह से आएगी, जिसमें आ जाएगा एओटिक बच के और परमनरी वाल्व क्लोजर की वजह से आ जाएगा। अब इसके अंदर क्या होता है? इंस्पायरेशन डिलेज करती है क्लोजर ऑफ द पल्मोनिक वेल्व को एंड दस कॉज स्प्लिटिंग ऑफ द सेकंड हार्ट साउंड, जिसकी वजह से स्प्लिटिंग हो जाती है। तब इसमें हमने बताना है कि सेकंड हार्ट साउंड में ना वो ये जो है वो एसवाल्यूमेटिक रिलैक्सेशन से आई है, एओटिक पल्मोनरी वेल्व के क्लोजर होने की वजह से आई है। तो इसमें इंस्पायरेशन पे वो हो रही होती है। तो क्या हो रहा होता है इंस्पायरेशन में उसमें जो पल्मोनिक वेल्व होता है ना वो डिलेड क्लोजर होता है, और उसके डिलेड पल्मोनिक वेल्व के क्लोजर होने की वजह से S2 हमें सेकंड हार्ट साउंड की स्प्लिटिंग करवा देती है। देन S3 दैट इज़ वेंट्रिकुलर गैलप या गैलप रिदम इसको कहते हैं, क्योंकि इसमें रैपिड वेंट्रिकुलर की फिलिंग फेज होती है। तो ये हमें कब सुनाई देती है? S3 का ये है कि ये नॉर्मल होती है चिल्ड्रन में। S3 चिल्ड्रन में नॉर्मल होती है, बट अडल्ट्स में ये डिजीज़ के साथ एसोसिएटेड होती है। S3 का क्या सीन है? S3 चिल्ड्रन में नॉर्मल होती है, बट इन अडल्ट्स में इट इज़ एसोसिएटेड होती है विद डिजीज़। और S3 जो होती है ये माइट्रल रिकर्गिटेशन और हार्ट फेलियर में प्रोड्यूस होती है। माइट्रल रिकर्गिटेशन हो या हार्ट फेलियर हो, तो इन केसेस में S3 हार्ट साउंड जो होती है ना वो प्रोड्यूस होगी। किस में? माइट्रल रिकर्गिटेशन और हार्ट फेलियर में। बच्चों में ये कॉमन है। देन आ जाती है S4 जाती है, ये लेट डिस्पेसली में आती है। इसको एटीएल की कहते हैं या एटीएल गैलप भी कहते हैं। एसोसिएटेड होती है वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी HOCM के साथ। तो ये हमने 4 हार्ट साउंड्स पढ़ी। S1 आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हो रही होती है, जिसके अंदर दो वेल्व हमारे पास ट्राइकस्पिड होता है और माइट्रल वेल्व के क्लोजर की वजह से होती है। S1 लॉन्गर होती है। S2 से S1 जो है ना इसमें क्या होता है? लॉन्गर तो होती है, बट ये लो फ्रिक्वेंसी की होती है और लो इंटेंसिटी की होती है। फिर उसके बाद S2 हो जाएगा वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन की वजह से। बाकी जो रिमेनिंग वाल्व है एओर्टिक और पल्मोनरी के क्लोजर होने की वजह से होगी, क्योंकि पल्मोनरी वाल्व क्लोज लेट होता है, जिसकी वजह से इंस्पायरेशन में ये लेट क्लोज होता है, जिसकी वजह से S2 की स्प्लिटिंग हो जाती है। देन आ जाता है S3 चिल्ड्रन के अंदर कॉमन है, अडल्ट्स में डिजीज़ के साथ है, हार्ट फेलियर हो या माइट्रल रिकर्गिटेशन के साथ हो। इसको वेंट्रिकल गैलप कहते हैं। इसके अंदर वेंट्रिकल रैपिडली फील होते हैं। S4 जो होती है वो एट्रियल किक होती है, एट्रियल गैलप होता है, ये एसोसिएट होती है लेट डायस्टली और वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी के साथ। फिर उसके बाद हम इसके पेपर MCQs देख लेते हैं। हार्ट साउंड डिफरेंस बिटवीन S1 एंड S2 क्या है? S1 हैज़ हाई ड्यूरेशन। हार्ट साउंड के दरमियान अगर हम डिफरेंस देखें बिटवीन S1 एंड S2, तो S1 हैज़ हाई ड्यूरेशन रिगार्डिंग S1 लॉन्गर देन S2। लॉन्गर इस वजह से है कि S1 का हाई ड्यूरेशन होता है। तो अब CVS का नेक्स्ट पेज देखते हैं, उसमें उसने क्या S2 के कंपैरिजन देखते हैं। S2 एज़ कम्पेयर टू S1 हैज़ S2 की उसने कहा था ना पहले में हमने पढ़ा था कि S1 इसमें जब हमारे पास S1 प्रोड्यूस हो रही थी तो उसके नोट में उसने बताया क्या है कि S1 लॉन्गर है, बट S1 जो है ना लॉन्गर इसने बताई थी देन S2, बट इसमें लो फ्रिक्वेंसी और लो थी इसके अंदर इंटेंसिटी। तो उसमें वही बात कर रहा है, जो S2 होती है कंपेयर टू S1 उसकी अब हाई फ्रिक्वेंसी हो जाएगी। और ऑस्कल्टेशन फर्स्ट हार्ट साउंड इज़ वेरिएबल इन ऑस्कल्टेशन पे फर्स्ट हार्ट साउंड वेरिएबल होती है इन एट्रियल फिब्रिलेशन। अगर एट्रियल फिब्रिलेशन होगी, एफिब होगा तो उसमें
फर्स्ट हार्ट साउंड जो होती है ना वो वेरिएबल होती है। स्प्लिटिंग ऑफ सेकंड हार्ट साउंड इज़ इन्हांस्ड बाय द डिलेड पल्मोनरी क्लोजर की वजह से वो एनहांस हो जाती है। ऊपर इसने बताया कि ऑस्कुलेशन पे फर्स्ट हार्ट साउंड वेरिएबल होती है एट्रियल फिब्रिलेशन में। सेपरेटिंग सेकंड हार्ट साउंड की किसकी वजह से इनहेंस होती है? पल्मोनरी वाल्व के क्लोजर होने की वजह से। देन है S2 हार्ट साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द क्लोजर ऑफ एओर्टिक और पल्मोनरी। S1 स्पेलमेटिक S2 वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन की वजह से। S1 रिलेटेड टू विच फेज ऑन ECG। तो S1 जो है ना ECG में कौन सी फेज़ पे आ रही होती है? वो QRS की फेज़ में होती है। टू बी मोर एक्यूरेट इट इज़ आफ्टर QRS। तो हमारे पास QRS के बाद S1 वेव आती है। इफ़ आस्क्ड S1 रिलेटेड टू JVP देन C वेव आएगी। तो इसको हम ECG से रिलेटेड देखें S1 को, जिसमें एसवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, तो यह एसवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में ECG पे QRS के बाद होगी और JVP पे C वेव होती है। लाउडर S1 अगर इन PR इंटरवल लेस देन नॉर्मल, अगर PR इंटरवल नॉर्मल से कम है तो उसमें S1 साउंड जो होता है ना वो लाउड हो जाती है। लाउडर S1 अगर इन PR इंटरवल लेस देन नॉर्मल। तो ये हमारे पास हो गया S2 के बारे में। देना जाता है S3 में थर्ड हार्ट साउंड है, ऑल्सो नोन एज वेंटिकुलर गैलप, फाइंडिंग ऑफ द लेफ्ट वेंटिकुलर हाइपरट्रॉफी। तो उसमें लेफ्ट वेंटिकुलर हाइपरट्रॉफी की, अच्छा S3 में लेफ्ट वेंटिकुलर की हाइपरट्रॉफी है। तो इसमें क्या होता है? लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी S3 वेंट्रिकुलर गैलप होगा। अबाउट थर्ड हार्ट साउंड ऑलवेज एबनॉर्मल इन अडल्ट्स। S3 हार्ट साउंड ड्यू टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। S3 हार्ट साउंड होती है हाइपर वोलीमिया की वजह से, जब वॉल्यूम ज़्यादा होता है, क्योंकि ये रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग की फेज़ है। तो इसमें ये आती किस वजह से आ रही है? हाइपरट्रॉफी हुई है, वॉल्यूम ज़्यादा हुआ है, तो उसकी वजह से S3 हार्ट साउंड प्रोड्यूस हो रही है। थर्ड हार्ट साउंड प्रोड्यूस बाय द रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग। Third heart sound is due to rushing of blood rapidly in the ventricle। rapidly blood ventricle के अंदर आ रहा है या हाइपरवोलीमिया की स्टेट है, तो उसमें हमारे पास S3 वेंट्रिकुलर गैलप होता है। देना जाती है S4 हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है एट्रियल सिस्टली से। तो इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग फेज ऑफ कार्डियक साइकिल इज स्पेशली अफेक्टेड होता है बाय इंक्रीज हार्ट रेट, रिड्यूस वेंट्रिकुलर फिलिंग। तो विच ऑफ द फॉलोइंग फेज ऑफ कार्डियक साइकिल स्पेसिफिकली अफेक्टेड बाय इंक्रीज हार्ट रेट। अगर इसका में मतलब यह है कि अगर हार्ट रेट इंक्रीज होगा तो वेंट्रिकुलर फिलिंग जो है ना वो डिक्रीज हो जाएगी। इस वजह से आपने हार्ट रेट को कंट्रोल रखना है। अगर हार्ट रेट इंक्रीज है तो वेंट्रिकल्स के अंदर फिलिंग जो है ना वो डिक्रीज हो जाएगी। तो ये हमारे पास हो गया S4 एट्रियल सिस्टली के बारे में। देन 89 पॉइंट है कि मैक्सिमम फ्लो प्रेशर इन कोरोनरी वेसल अकर्स एट बिगनिंग ऑफ डायस्टली। जब डायस्टली की बिगनिंग होती है तो उस स्टेट में मैक्सिमम फ्लो प्रेशर होता है इन कोरोनरी वेसल्स में मैक्सिमम जो फ्लो प्रेशर है वो डायस्टली के बिगनिंग पे होता है। एओर्टिक प्रेशर लोएस्ट होता है ड्यूरिंग आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। जब आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन S1 हार्ट साउंड जब आ रही होती है तो उसमें एओर्टिक प्रेशर जो होता है ना वो होगा सबसे कम। एओर्टिक प्रेशर मैक्सिमम होगा जब इजेक्शन का पीरियड आएगा। स्लो इजेक्शन या रिड्यूस इजेक्शन में एओर्टिक प्रेशर मैक्सिमम हो जाएगा। आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन की स्टेट में एओर्टिक प्रेशर लोएस्ट होगा। मैक्सिमम वेंट्रिकल इज फील ड्यूरिंग रैपिड इनफ्लो में। प्री लोड डिपेंड्स करता है एंडास्टोलिक वॉल्यूम पे, कि हमारे पास एंडास्टोलिक वॉल्यूम कितना है वो डिपेंड कर रहा, उस पर डिपेंड कर रहा होता है प्री लोड। तो हमने एओर्टिक प्रेशर के बारे में पढ़ लिया कि एओर्टा का प्रेशर जो है ना वो होता है लोएस्ट होता है ड्यूरिंग आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में, और एओर्टा का प्रेशर मैक्सिमम होता है स्लो इजेक्शन या जब रिड्यूस इजेक्शन होती है। देन हम देखते हैं मैक्सिमम एओर्टिक प्रेशर इज एट स्लो इजेक्शन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज़ आर द बेस्ट इंडिसेस ऑफ द प्री लोड ऑन दी हार्ट। तो प्री लोड ऑन दी हार्ट के लिए बेस्ट इंडिसेस क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकुलर एंडास्टोलिक वॉल्यूम। तो वो हमने ऊपर भी पढ़ा था कि एंडास्टोलिक वॉल्यूम, लेफ्ट वेंट्रिकल का जो एंडास्टोलिक वॉल्यूम होता है उसके ऊपर प्री लोड डिपेंड कर रहा होता है कि कितना होगा। मैक्सिमम लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर इज़ ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रैपिड इजेक्शन। तो जो मैक्सिमम लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर है इज़ ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रैपिड इजेक्शन। जब रैपिड इजेक्शन का पीरियड होता है उसमें प्रेशर जो होता है वो मैक्सिमम होगा। रैपिड इजेक्शन की फेज़ में वेंट्रिकल
फीलिंग हाईएस्ट प्रेशर इन रैपिड फीलिंग फेज, हाईएस्ट प्रेशर था रैपिड फीलिंग फेज पे। और वेंट्रिकल फीलिंग इज़ हाईएस्ट होती है ड्यूरिंग फर्स्ट थर्ड ऑफ डायस्टली। 80% जब फीलिंग होती है फर्स्ट थर्ड ऑफ डायस्टली में, तब वेंट्रिकुलर फीलिंग इज़ हाईएस्ट। हाई वेंट्रिकुलर प्रेशर एंड लो वेंट्रिकुलर वॉल्यूम इज प्रेजेंट इन रैपिड इजेक्शन फेज में। हाई वेंट्रिकुलर प्रेशर होगा जब रैपिड इजेक्शन की फेज होगी, प्रेशर हाई है वॉल्यूम लो है। इन अ कार्डियक साइकिल सेमील्यूनर वाल्व ओपन होते हैं ड्यूरिंग रैपिड वेंट्रिकुलर इजेक्शन। जब रैपिड वेंट्रिकुलर इजेक्शन होती है तो सेमील्यूनर वाल्व में ओपन होना होता है। कोरोनरी ब्लड फ्लो इज मेनली मेंटेन्ड बाय द मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड, या मायोकार्डियल ऑक्सीजन कंजम्पशन पर डिपेंड कर रही होती है। कोरोनरी ब्लड फ्लो ऑक्सीजन की डिमांड पर डिपेंड करती है। मैक्सिमम लेफ्ट वेंट्रिकुलर प्रेशर इन अ यंग हेल्दी इंडिविजुअल कितना होता है? मैक्सिमम लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर होता है जी, लेफ्ट वेंट्रिकल में मैक्सिमम प्रेशर होता है 120 mmHg सिस्टमिक सर्कुलेशन। और एट वेट प्रेशर ऑफ राइट वेंट्रिकुलर डस पल्मोनरी, एट राइट वेंट्रिकुलर पे कितना प्रेशर होता है कि पल्मोनरी वाल्व ओपन हो जाता है? तो वो होता है जी 8 mmHg। तो मैक्सिमम लेफ्ट वेंट्रिकल प्रेशर इन यंग हेल्दी इंडिविजुअल में 120 होता है। एट वाइट प्रेशर ऑफ राइट वेंट्रिकुलर डस पल्मोनरी वाल्व ओपन वो 8 mmHg होता है। आल्सो रिमेंबर जो एओटिक वैल्व है वो ओपन होता है व्हेन द लेफ्ट वेंट्रिकुलर प्रेशर जो है वो एक्सीड्स करता है 80 mmHg से, देन हमारे पास एओटिक वैल्व ओपन हो जाएगा। देन है टेकीकार्डिया विल डिक्रीज विच फेज ऑफ कार्डियक साइकिल। तो टेकीकार्डिया जो है कार्डियक साइकिल की किस फेज़ को वो डिक्रीज़ करा, वो हमारे ऊपर पड़ा था कि वेंट्रिकुलर जो फिलिंग फेज़ होती है वो उसको डिक्रीज़ कर देता है। मैक्सिमम फ्लो प्रेशर इन कॉर्नरी वेसल अकर एट बिगनिंग ऑफ डायस्टली, ये भी बात हमने ऊपर पढ़ी है कि जब बिगनिंग ऑफ डायस्टली होती है तो मैक्सिमम कॉर्नरी वेसल्स के अंदर प्रेशर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फेज ऑफ कार्डियक साइकिल इज अफेक्टेड बाय इंक्रीज हार्ट रेट, तो ये रिपीट हो गया रिड्यूस वेंट्रिकुलर फिलिंग की वजह से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एवी नोडल डिले, तो और यही जब वेंट्रिकुलर फिलिंग हो रही होती है तो एवी नोडल डिले जो है वो होता है इसकी वजह से। तो टेकीकार्डिया अगर हो तो वेंट्रिकुलर फिलिंग कम हो जाती है, और वेंट्रिकुलर फिलिंग की वजह से ही एवी नोडल डिले भी होता है। तो इनके अंदर इन एमसीक्यूज़ में हमने ये पढ़ा है कि मैक्सिमम जो वेसल्स के अंदर प्रेशर है वो बिगनिंग ऑफ डायस्टली पे होता है, और एओर्टा के प्रेशर जब डायस्टली का जब वाइसोमेटिक कॉन्ट्रैक्शन है तो लोएस्ट है, और जब स्लो इजेक्शन कर रहा है तब हाईएस्ट है। मैक्सिमम वेंट्रिकल फील्ड होता है रैपिड इनफ्लो जब करते हैं तो मैक्सिमम वेंट्रिकल फील्ड होता है प्री लोड एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम पर डिपेंड कर रहा होता है। मैक्सिमम एओर्टिक प्रेशर होता है, एओर्टा का प्रेशर मैक्सिमम है एट स्लो इजेक्शन पे। देन हमारे पास आ जाता है वो फिलिंग वगैरह का बारे में बताया कि वेंट्रिकुलर फिलिंग इज हाईएस्ट ड्यूरिंग द फर्स्ट थर्ड ऑफ द डायस्टली में, और 120 और 8 और 80 इसके बारे में हमें याद कर लेना। देना जाता है हमारे पास 90 पॉइंट है एट्रियल फिब्रिलेशन। एट्रियल फिब्रिलेशन जो एफिब होता है उसके अंदर पल्स डेफिसिट होता है, ये हमने बात याद रखनी है। पल्स डेफिसिट है एट्रियल फिब्रिलेशन में। देन है डायस्टोलिक मर्मर एंड वीक रेडियल पल्स, तो वो एटिक रिगर्गिटेशन, जब एओर्टा के अंदर रिगर्गिटेशन हो रही है तो एओटिक रिगर्गिटेशन में डायस्टोलिक मर्मर होता है और वीक रेडियल पल्स होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर ऑफ वाटर इंटॉक्सिकेशन, अगर वाटर इंटॉक्सिकेशन करते हैं तो स्लो पल्स हो जाती है। एओर्टा के अंदर रिगर्गिटेशन होती है तब भी वीक पल्स होती है। देन आ जाता है वीक पल्सेस इन लोअर लिम्स। देन अब लोअर लिम्स में वीक पल्सेस देन अपर लिम्स एंड देयर इज अ रेडियल फेमरल डिले हो गया, तो ये किस में होता है? ये कॉर्कुटेशन ऑफ एओर्टा में होता है। तब हमने ये चीज़ें पढ़ी हैं कि एट्रियल फिब्रिलेशन में पल्स डेफिसिट होता है, और जब एओर्टिक रिगर्गिटेशन होती है या वाटर इंटॉक्सिकेशन होती है तो हमारे पास वीक पल्स आती है। और फिर हमने देखा कि रेडियल फेमरल डिले है, लोअर लिम्स के अंदर पल्सेस जो है ना वीक है, देन अपर लिम्स, तो इसका मतलब है कॉर्कुटेशन ऑफ एओर्टा है ये। देना जाता है कि प्लेयर प्रेजेंटेड ईआर में वीक पल्स है राइट हैंड में एंड फ्रैक्चर ऑफ द राइट फर्स्ट रिब का फ्रैक्चर है आफ्टर अ गेम। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टरीज विल बी डैमेज, तो राइट आर्टरी ये जो फर्स्ट रिब होती है यहाँ पे किसका फ्रैक्चर हो सकता है? या क्लेविकल पे सब क्लेवियन का।
तो सबक्लेवियन का फ्रैक्चर है जिसकी वजह से हमें वीक पल्स आ रही है। सेप्टो मार्जिनल ट्रेबिकुलाई मॉडरेटर बैंड इज अटैच टू राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल जो होता है ना उसके अंदर ये ट्रेबेकुलर बैंड मॉडरेटर बैंड होते हैं, दैट इज सेप्टो मार्जिनल ट्रेबिकुलाई किस में है, राइट वेंट्रिकल के अंदर है। इनफंडिबुलम भी हमारे पास प्रेजेंट होता है राइट वेंट्रिकल के अंदर, और इनफंडिबुलम सप्लाइड होता है बाय द राइट कोनस आर्टरी। तो हमने राइट वेंट्रिकल के अंदर दो चीज़ें पढ़ी हैं, सेप्टो मार्जिनल ट्रेबिकुलम और दूसरा इनफंडिबुलम इसके अंदर प्रेजेंट है, और राइट कोनस आर्टरी होती है जो कि इनफंडिबुलम को सप्लाई करी होती है। नेक्स्ट है कि इन विच कंडीशन एट्रियल रिपोलराइजेशन इज शोन ऑन ईसीजी। एट्रियल रिपोलराइजेशन को हम ईसीजी पे कैसे देखेंगे? एट्रियल रिपोलराइजेशन को वैसे तो हमें ईसीजी पे नहीं नज़र आती, तो ये 3rd डिग्री कंप्लीट हार्ट ब्लॉक होगा तो फिर वहाँ पे हमें उस कंडीशन में एट्रियल रिपोलराइजेशन शो कर देते हैं। कैन बी डन ड्यू टू अदर कॉजेज टू, ये किसी और कॉजेज की वजह से भी हो सकते हैं। रिमेंबर नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड नोट द की वर्ड इन अ क्वेश्चन विच इज़ रिपोलराइजेशन नॉट डीपोलराइजेशन। तो पी वेव प्रेजेंट करेगी एट्रियल डीपोलराइजेशन को। फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास इंटरवल बिगिनिंग ऑफ पी वेव एंड टू द बिगिनिंग ऑफ द क्यू वेव। इनिशियल डीपोलराइजेशन क्यू वेव जिसमें इनिशियल डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल होती है। देन जाता है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट करता है डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स को, और ये एट्रियल रिपोलराइजेशन हो जाती है मास्क बाय द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स से। तो एट्रियल रिपोलराइजेशन हमें क्यों नहीं नजर आती? क्योंकि वो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की वजह से मास्क हो जाती है, और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को क्या शो करता है? वेंट्रिकल्स की डीपोलराइजेशन को। तो उसने पूछा हुआ था क्यूरस कॉम्प्लेक्स के बाद क्यूटी इंटरवल। क्यूटी इंटरवल में क्या होगा? स्टार्ट ऑफ द क्यू वेव टू द एंड ऑफ द टी वेव रिप्रेजेंट द एंटायर पीरियड ऑफ डीपोलराइजेशन एंड एंटायर पीरियड ऑफ डीपोलराइजेशन एंड रिपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स। तो क्यूआरएस हो गया डीपोलराइजेशन ऑफ द डीपोलराइजेशन का जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है वो तो वेंट्रिकल्स की डीपोलराइजेशन होती है। तो क्यूटी इंटरवल में क्यूआरएस वाला डीपोलराइजेशन भी होगी, फिर उसके बाद रिपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स का भी पीरियड है इसके अंदर। एसटी सेगमेंट के अंदर इसी सेगमेंट फ्रॉम द इंटायर ऑफ द एस वेव टू द बिगिनिंग ऑफ द टी वेव, और रिप्रेजेंट्स करती है पीरियड व्हेन द वेंट्रिकल आर कंप्लीटली डीपोलराइज्ड हो चुके हैं। देन टी जो वेव होती है वो हमारे पास रिपोलराइजेशन को शो करी है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स हमने पी वेव देखा, एट्रिया की डीपोलराइजेशन होगी, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में वेंट्रिकल की डीपोलराइजेशन हो जाएगी, क्यूटी के अंदर वेंट्रिकल की रिपोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन दोनों जाती है। एसटी सेगमेंट के अंदर ये दोनों नहीं हो रही, ये क्यूटी इंटरवल के अंदर दोनों हो गए हैं, कंप्लीट वेंट्रिकुलर की डीपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन एंड कंप्लीट डीपोलराइजेशन एंड रिपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स। तो अब यहाँ पे रिपोलराइजेशन स्टार्ट है। तो एसटी सेगमेंट में क्या होगा? व्हेन दी वेंट्रिकल्स, यहाँ पे वेंट्रिकल्स कम्प्लीटली डीपोलराइज हो जाएंगे, और टी वेव जो होगी वो रिप्रेजेंट करेगी कंप्लीट रीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स को। टॉल टी वेव हमें याद रखनी है जब पोटाशियम के लेवल ज़्यादा होते हैं। हाइपरकैलीमिया में ये बहुत कॉमन है कि ये टी वेव होती है, टॉल टी वेव हाइपरकैलीमिया में होती है। मतलब हाइपर है तो टी भी हाइपर है, टॉल है। देन इन्वर्टेड टी वेव हो जाएगी हाइपोकैलीमिया में, और साथ में एमआई और इस्कीमिया की चीज़ें उनके अंदर भी इन्वर्टेड होती है। यू वेव होती है हाइपोकैलीमिया और ब्रेडिकार्डिया के अंदर। डिलेड रिपोजिशन ऑफ प्रिकेंजी सिस्टम ऑफ पेपिलरी मसल्स। तो अच्छा यू वेव के बारे में बताया हुआ है। यू वेव जो होती है वो प्रोमिनेंट होगी हाइपोकैलीमिया और ब्रेडिकार्डिया में, और ये डिलेड रिपोलराइजेशन ऑफ द प्रिकेंजी सिस्टम और पेपिलरी मसल और प्रिकेंजी सिस्टम की जो डिलेड रिपोलराइजेशन होती है उसको शो करेगी। जी वेव को जेवेकोस बुआन वेव भी कहते हैं, और ये हाइपोथर्मिया इसका टेम्परेचर से रिलेशन होगा। तो इसमें डायग्राम में दिखा दिया, पी वेव एट्रिया की डीपोलराइजेशन को शो करती है। पी से फिर क्यूआरएस के स्टार्ट से पी आर इंटरवल आ जाता है। देन हमारे पास क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जाता है स्टार्ट ऑफ क्यू से क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स स्टार उसमें उसने क्या नहीं बताया हुआ कि कहाँ से कहाँ तक है। तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में वेंट्रिकल की डीपोलराइजेशन हो जाएगी, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएगा क्यूटी सेगमेंट में वेंट्रिकल की डीपोलराइजेशन साथ में रिपोलराइजेशन हो जाएगी। क्यूटी इंटरवल के बाद आ जाएगा हमारे पास एसटी सेगमेंट जो कि देन टी वेव देखते हैं। टी वेव में
वेंट्रिकल की रिपोलराइजेशन को शो करेगा, हाइपरकैलेमिया में ज़्यादा हो जाएगी, और अदरवाइज़ ये हाइपोकैलेमिया जो होता है उसके अंदर यू वेव आ जाएगी। जे वेव हाइपरथर्मिया से रिलेटेड होती आती है। फिर उसके बाद हमारे पास एमसीक्यूज हैं, ये सारे इसी से रिलेटेड है कि व्हाट सेगमेंट ऑफ द ईसीजी कोइंसाइड विद अ वेव ऑफ जेवीपी विद ए वेव ऑफ जेवीपी। ए वेव ऑफ जेवीपी के साथ हमारे पास करती है पीआर सेगमेंट। और रिलैक्सेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल फीलिंग इज रिप्रेजेंटेड इन ईसीजी बाय द टीपी सेगमेंट। तो टीपी सेगमेंट शो करता है वेंट्रिकल की फीलिंग को। एट्रियल से एक्स्ट्रा सिस्टली बीट ऑन ईसीजी, एट्रियल एक्स्ट्रा सिस्टली जो बीट होती है वो आती है एवी नोड डिले में। पीआर इंटरवल ईसीजी पे एवी नोड कंडक्शन को शो करता है। और इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन एट्रियल रिपोलराइजेशन इज एविडेंट ऑन ईसीजी। तो किन कंडीशन में एट्रियल रिपोलराइजेशन ईसीजी पे एविडेंट है। एट्रियल रिपोलराइजेशन का हमने बता दिया था कि ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की वजह से मास्क हो जाती है, बट 3rd डिग्री हार्ट ब्लॉक में हम इसको देख सकते हैं। इस तरह जो वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन है वो हमें किस में नजर आती है, वो टी से डिनोट हो रही थी, वो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स से आ रही थी इसकी रिपोलराइजेशन की, और टी वेव से आ रही थी कंप्लीट वेंट्रिकल की रिपोलराइजेशन। पीआर इंटरवल ऑन ईसीजी वो हमने बता दिया ए वेव को शो कर रहा था। पीआर इंटरवल टाइम टेकन फ्रॉम द एट्रियल रिपोलराइजेशन टू द वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन। स्टार्ट पार्ट ऑफ ईसीजी फ्रॉम एंड ऑफ पी वेव टू स्टार्ट ऑफ आर वेव, तो वही पीआर इंटरवल हो जाएगा। एवी नोडल डिले ऑन ईसीजी एसोसिएटेड होता है पीआर इंटरवल के साथ। व्हेन एवी कंडक्शन वेलोसिटी इज स्लो डाउन, तो व्हाट विल बी सीन, अगर एवी कंडक्शन वेलोसिटी कम है तो इसका मतलब पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग हो जाएगा। ये इसकी एवी नोड की उसी को तो शो कर रहा था। अगर के यहाँ से सिग्नल आया है, तो अब अगर एवी कंडक्शन स्लो हो गई है तो पीआर इंटरवल हमें वहाँ पे ईसीजी पे इंक्रीज मिलेगा। फिर रिगार्डिंग पैरासिम्पथेटिक स्टिमुलेशन विच इज़ करेक्ट, पैरासिम्पथेटिक स्टिमुलेशन अगर हो जाती है तो इंक्रीज हो जाता है पीआर इंटरवल। एब्सेंट पी वेव ऑन ईसीजी अगर इन नोडल रिदम, अगर नोडल रिदम होती है तो उसमें एब्सेंट पी वेव होती है। एब्सेंट पी वेव ऑन ईसीजी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट शोन ईसीजी, तो हमें ईसीजी पे क्या नहीं शो होती, एट्रियल सिस्टली। absent P wave on ECG which one of the following is not shown in ECG, तो एट्रियल सिस्टली जो है वो नहीं शो करते ECG पे। अगर पी वेव एब्सेंट है तो देन हमारे पास आ जाता है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड। टाइम ऑफ ईसीजी स्टार्टिंग फ्रॉम एट्रियल डिपोलराइजेशन टू वेंट्रिकुलर सिस्टली इस क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होता है। वेंट्रिकुलर सिस्टली करेस्पॉन्ड कर रहा होता है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टली ऑन ईसीजी, तो वेंट्रिकल की सिस्टली या वेंट्रिकल की डिपोलराइजेशन को कहते हैं क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। रिगार्डिंग क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स ऑन ईसीजी occurs due to ventricular depolarization।